कंप्यूटर हैकिंग कैसे करें? कंप्यूटर हैकिंग के लिए एक गाइड। अध्याय 1, परिचय। आम जनता के पास आमतौर पर हैकर्स के बारे में दो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण होते हैं। कुछ लोग उन्हें प्रतिभाशाली दिमाग वाले व्यक्तियों के रूप में सम्मान देते हैं, जबकि अन्य उन्हें क्षुद्र अपराधियों के रूप में हेय दृष्टि से देखते हैं। हालांकि ये दोनों धारणाएं कई विशेषज्ञ हैकर्स के लिए सच हो सकती हैं, लेकिन आम जनता की धारणा टेलीविजन नाटकों और फिल्मों में जो देखती है उससे विकृत और बिगड़ गई है। क्योंकि औसत उपयोगकर्ता ये नहीं समझता है कि कंप्यूटर या इंटरनेट तकनीकी दृष्टिकोण से कैसे काम करता है। वे यह समझने की उम्मीद नहीं कर सकते कि हैकर्स वास्तव में क्या करते हैं। वास्तव में हैकर शब्द आमतौर पर अपने साथ एक नकारात्मक अर्थ रखता है। किसी भी गैर तकनीकी व्यक्ति से पूछें कि हैकर क्या होता है और वे आपको ऐसा जवाब देंगे, वे बुरे लोग हैं जो लोगों के क्रेडिट कार्ड चुराते हैं, मेरे फोन कॉल सुनते हैं और आतंकवादी संगठनों के साथ काम करते हैं। किसी कारण से संभवतः मनोरंजन मीडिया को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हैकर्स को बुरा प्रचार मिलता है और अधिकांश लोग तुरंत मान लेंगे कि उनके व्यवहार अवैध हैं। ये कलंक सच्चाई से और दूर नहीं हो सकते, क्योंकि वास्तविकता ये है कि कई प्रकार के हैकर होते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं और कुछ इन दोनों के बीच में कहीं होते हैं। ऐसा कोई एकल उद्देश्य नहीं है जो हर हैकर को प्रेरित करता हो, और न ही ऐसा कोई सामान्य बयान है जिसका उपयोग आप दुनिया के हर हैकर का सटीक वर्णन करने के लिए कर सकें। यह भी ध्यान रखें कि हैकिंग अपने आप में कोई बुरी प्रथा नहीं है और आप इसे कानूनी रूप से कर सकते हैं। कुछ लोग इसे शौक के तौर पर भी करना पसंद करते हैं, अधिक व्यावहारिक रूप से। हालांकि कुछ लोगों को सुरक्षा छेद खोजने के प्रयास में कॉरपोरेट नेटवर्क में हैक करने की कोशिश करने के लिए सलाहकार के रूप में बड़ी रकम मिलती है। फिर भी आगाह रहें, यदि आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू करते हैं तो यह अंधेरे पक्ष की ओर एक फिसलन भरी ढलान है, और एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। यदि आपकी जिज्ञासा आप पर हावी हो गई है, यदि आप केवल यह समझने में सक्षम होना चाहते हैं कि फिल्मों और समाचारों में क्या चल रहा है, या आपका लक्ष्य एक सक्षम हैकर बनना है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको हैकिंग से परिचित कराना चाहता हूं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। अधिकांश लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब वे हैकिंग शुरू करना चाहते हैं कि उन्हें ऐसी सामग्री मिलती है जो नए लोगों के लिए नहीं लिखी गई होती है। एक बार जब आप बुनियादी बातें सीख लेते हैं और आप वास्तव में इस पुस्तक में सीखे गए ज्ञान को लागू कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक शिक्षित हैं और प्रौद्योगिकी वास्तव में काफी रोमांचक है। पिछले कुछ दशकों में हैकर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण बदल गए हैं, वैसे ही वे लोग भी बदल गए हैं जो रुचि लेते हैं और हैकिंग के प्रति जुनून विकसित करते हैं। हालांकि तकनीक हर गुजरते साल के साथ और अधिक जटिल होती जा रही है, हैकर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं, जिससे नए लोगों के लिए सीखने की अवस्था कम कठिन हो गई है। इस गाइड में मैं आपको हैकिंग के बारे में बहुत सी बहुमूल्य जानकारी सिखाने जा रहा हूं, जैसे हैकिंग क्या है और हैकिंग क्या नहीं है, हैकिंग शब्दावली और हैकर संस्कृति, हमले के प्रकार और अब तक की सबसे प्रसिद्ध हैकर बनने के बारे में नैतिक विचार और उचित चेतावनी, मौलिक अवधारणाएं जो हैकिंग कौशल के निर्माण की नींव के रूप में काम करेंगी। हैकिंग टूल्स सेटअप करने के लिए VMware का उपयोग करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्थापित करें, पिंग स्वीप और पोर्ट स्कैनिंग के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिकाएं, नेटवर्क टोपोलॉजी का मानचित्रण कैसे करें और टोही तकनीकों का प्रदर्शन कैसे करें, सुरक्षा छेद खोजने के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें। इसे एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में डिजाइन किया गया है, जो न केवल आपको उन बुनियादी तकनीकी अवधारणाओं की समझ देगी जिनकी आपको हैकर बनने के लिए आवश्यकता होगी, बल्कि आपको कुछ आकर्षक सॉफ्टवेयर से भी परिचित कराएगी और चरण दर चरण दिखाएगी कि इसका उपयोग कैसे करना है। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग तुरंत हैकिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पुस्तक में चर्चा किए गए कुछ अधिक चुनौतीपूर्ण हमलों पर आगे बढ़ने से पहले मूल बातें सीखने में समय व्यतीत करें। एक अच्छा हैकर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ हैकर इतने सफल क्यों हो जाते हैं? इसका एक कारण यह है कि वे जो कर रहे हैं उसके प्रति उनमें जुनून होता है। उनका व्यक्तित्व उन्हें अत्यंत कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि कुछ हैकर सिस्टम को सिर्फ यह देखने के लिए तोड़ते हैं कि क्या वे ऐसा कर सकते हैं। यदि आप एक विपुल हैकर बनना चाहते हैं तो किसी भी अन्य कौशल की तरह ही इसमें भी दो चीजें लगती हैं जिन्हें आप बनाना चाहते हैं: समय और अभ्यास। यदि आप पहले 2 मिनट में कुछ समझ नहीं पाते हैं तो हार न माने। कुछ पेशेवर अपने हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में हफ्तों या महीने भी बिता देंगे, और एक बार जब आप मूल बातें सीख लेते हैं
तो आप इन तकनीकों को मिनटों में लागू करने में सक्षम हो जाएंगे। यकीनन मैं कहूंगा कि एक नौसिखिए के लिए सबसे कठिन हिस्सा अपना वातावरण स्थापित करना होता है। उसके बाद चीजें आसान होने लगती हैं और आप वास्तव में यह समझना शुरू कर सकते हैं कि तकनीक कैसे काम करती है। रसदार विवरणों पर आने से पहले हमें हैकिंग के एक अवलोकन के साथ शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आप हैकिंग के बारे में कुछ प्रारंभिक अवधारणाओं और धारणाओं को समझ सकें। अध्याय 2, हैकिंग का एक अवलोकन। आपके औसत कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए, जो इंटरनेट और नेटवर्क सुरक्षा के बारे में अधिक नहीं समझता है, हैकर रहस्य के बादल में छिपे हुए हैं। अधिकांश लोग यह नहीं समझते हैं कि वे क्या करते हैं या वे यह कैसे करते हैं, और फिल्में भी उन्हें रहस्यमय बनाने में मदद नहीं करती हैं। अनगिनत एक्शन फिल्मों में एक ऐसे किरदार को दिखाया जाता है जो हैकर की भूमिका निभाता है और दुनिया को बचाने के लिए शीर्ष गुप्त कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा सकता है। जब कैमरा उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमता है, तो आप उन्हें एक कमांड प्रॉम्प्ट में अजीब अक्षर और संख्याएं टाइप करते हुए देखते हैं, जो आपके लिए एक विदेशी भाषा है। मजाक की बात यह है कि फिल्मों में हैकर अक्सर NMAP नामक एक टूल का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग मैं आपको इस पुस्तक में बाद में दिखाऊंगा। यदि आपने द मैट्रिक्स रीलोडेड, ड्रेड, फैंटास्टिक 4, बॉर्न अल्टीमेटम, डाई हार्ड 4 या द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, अनगिनत अन्य के अलावा देखी हैं, तो आप पहले ही फिल्मों में अभिनेताओं को अपने हैकिंग प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए NMAP का उपयोग करते हुए देख चुके हैं। लेकिन वास्तव में हैकिंग क्या है? हैकिंग का मतलब बहुत से अलग अलग लोगों के लिए बहुत सी अलग अलग चीजें हैं। यह एक छत्र शब्द है जिसका उपयोग सैकड़ों यदि हजारों नहीं, विभिन्न तकनीकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग कंप्यूटर और सूचना प्रणालियों का अनपेक्षित तरीकों से उपयोग करने के लिए किया जा सकता है। इसके मूल में हैकिंग का अर्थ है किसी अन्य कंप्यूटर सिस्टम या डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना जो संरक्षित या प्रतिबंधित है। हैकिंग का यह सबसे पारंपरिक अर्थ है। एक बार जब किसी हैकर ने किसी अनधिकृत सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर ली है, तो उसके पास जानकारी चुराने, कॉन्फ़िगरेशन बदलने, जानकारी बदलने, जानकारी हटाने और लक्षित प्रणाली पर और भी अधिक नियंत्रण हासिल करने के लिए आगे दुर्भावनापूर्ण कोड स्थापित करने की क्षमता होती है। सूची आगे बढ़ती है और आकाश की सीमा है कि एक अनुभवी हैकर कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने का रास्ता खोज लेने के बाद क्या कर सकता है। हालांकि कंप्यूटर पर हमला करने के लिए एक बटन दबाने के अलावा हैकिंग में और भी बहुत कुछ है। आपको स्थानीय नेटवर्क टोपोलॉजी का मानचित्रण करने और जानकारी इकट्ठा करने और कमजोरियों की तलाश करने के लिए टोही तकनीकों का उपयोग करने के लिए टूल और स्कैनर का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। नौसिखियों के लिए अच्छी खबर यह है कि ये उपकरण आज अत्यधिक स्वचालित हैं। अतीत में हैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं बनाया गया था जो कोड और टूल की विशाल मात्रा को सरल और उपयोग में आसान कमांड में एकत्रित कर सके। इस तरह अतीत में हैकर्स को उन तकनीकों की अत्यधिक गहन समझ की आवश्यकता होती थी जिन्हें वे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा करना मुश्किल था। आज तकनीक की अत्यधिक गहरी समझ होना निश्चित रूप से आपको एक बेहतर हैकर बनने में मदद करेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये उपकरण उपयोग में तेजी से आसान होते जा रहे हैं। वास्तव में ऐसे युवा बच्चे और किशोर हैं जो अपने अच्छे के लिए बहुत उत्सुक हैं और उन प्रणालियों में सेंध लगाने के लिए अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों का लाभ उठाते हैं जिन तक उनकी कोई पहुंच नहीं होनी चाहिए। समझें कि ये उपकरण हैकिंग प्रक्रिया को काफी सरल बनाते हैं। यदि एक किशोर सरल उपकरणों का उपयोग करके किसी सिस्टम में हैक कर सकता है, तो अंदाजा लगाइए आप भी कर सकते हैं। लेकिन एक हैकर के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? खैर, अधिकांश हैकर्स में कई चीजें समान होती हैं। सबसे पहले वे अनुभवी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं और दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम और वायरस बना सकते हैं जो उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा अधिकांश हैकर सक्षम लिनक्स उपयोगकर्ता होते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक सुरक्षित होते हैं और नवीनतम प्रवेश और सुरक्षा उपकरणों तक लगभग असीमित पहुंच प्रदान करते हैं, मुफ्त में। इसके अलावा कुछ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे काली लिनक्स को केवल हैकिंग और नेटवर्क पेनिट्रेशन के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। लिनक्स नौसिखियों के लिए डरावना हो सकता है, लेकिन मैं आपको इस पुस्तक में बाद में सरल और आसानी से समझ में आने वाले तरीके से लिनक्स चलाने और कुछ विशेष उपकरणों का उपयोग करने का तरीका दिखाऊंगा। अंत में, हैकर्स के पास लगभग हमेशा नेटवर्किंग विषयों जैसे IP पते, पोर्ट और विभिन्न नेटवर्किंग प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, इसके गंदे विवरण का कार्य साधक ज्ञान होता है। कुछ उपकरण इन नेटवर्क प्रोटोकॉल में कमजोरियों का भी फायदा उठाते हैं,
और इन कमजोरियों का ज्ञान और कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने की क्षमता का संयोजन ही कुछ हैकर्स को वास्तव में दुर्जेय बनाता है। इनमें से कुछ तकनीकें इस पुस्तक के दायरे से बाहर हैं, क्योंकि यह मार्गदर्शिका शुरुआती लोगों के लिए बनाई गई थी। लेकिन यदि आप वास्तव में एक हैकर के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इन अवधारणाओं का अध्ययन और अभ्यास करेंगे। हालांकि हम इस गाइड में सॉफ्टवेयर विकास पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको चरण दर चरण दिखाऊंगा कि कैसे कुछ विभिन्न हैकिंग टूल्स को स्थापित और उपयोग करना है, जिनका फायदा पेशेवर उठाते हैं और आपको नेटवर्किंग पते और प्रोटोकॉल की मूल बातें सिखाते हैं। अध्याय 3, हमले के प्रकार और प्रसिद्ध वायरस। आप में से अधिकांश लोगों ने शायद वायरस, वर्म, मैलवेयर, कीलॉगर, रूटकिट और ट्रोजन के बारे में पहले सुना होगा। लेकिन ये चीजें आखिर हैं क्या, और हैकर्स लोगों का डेटा चुराने और उनके कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने के लिए इनका उपयोग कैसे करते हैं? ये सभी उपकरण एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, लेकिन उन सभी का एक समान लक्ष्य है। हमलावर को वह जानकारी प्रदान करने के लिए लक्ष्य के सिस्टम में प्रवेश करना जिस तक उसकी पहले पहुंच नहीं थी। नहीं, मैं आपको यह नहीं दिखाने जा रहा हूं कि दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। लेकिन यदि आप स्वयं को हैकर कहलाने की कोई उम्मीद रखते हैं, तो आपको इन विषयों की अच्छी समझ होनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कंप्यूटर वायरस की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि साइबर सुरक्षा और हैकिंग के बारे में चर्चा में यह सबसे लोकप्रिय शब्दों में से एक है। कंप्यूटर वायरस दुर्भावनापूर्ण कोड या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक टुकड़ा होता है जो लक्ष्य प्रणाली को संक्रमित करने में सक्षम होता है और फिर अन्य स्थानीय कंप्यूटरों पर अपनी प्रतियां बना लेता है। उन्हें उपयुक्त नाम दिया गया है क्योंकि वे वास्तविक जीवन में वायरस की तरह ही प्रजनन करते हैं और वे कंप्यूटर प्रोग्राम से स्वयं को जोड़कर अपने संचालन को सुगम बनाते हैं। आमतौर पर वे या तो कंप्यूटिंग सिस्टम को पूरी तरह से बेकार कर देते हैं या वे डेटा को नष्ट करना चाहते हैं। फिर से, आप फिल्मों में कंप्यूटर वायरस के बारे में बहुत कुछ सुनेंगे, इसलिए हम अन्य शब्दावली को परिभाषित करने के बाद अब तक के कुछ सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस पर एक नजर डालेंगे। एक वर्म, कीड़ा, वायरस के समान ही होता है, और यह सच है कि वायरस और वर्म के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि वर्म कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़े नहीं होते हैं। वे होस्ट सिस्टम पर स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं और वे अक्सर उस नेटवर्क पर अन्य होस्ट में फैलने के लिए नेटवर्क संसाधनों का लाभ उठाते हैं जिससे उन्होंने समझौता किया है। कभी कभी वर्म को मैलवेयर के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि शब्दावली में केवल मिनट अंतर होते हैं। बोलचाल की भाषा में ये शब्द विनिमेय हैं, लेकिन उनके अर्थ शैक्षणिक सेटिंग्स में थोड़े भिन्न होते हैं। शायद आपने पहले ही मैलवेयर के नकारात्मक परिणामों का अनुभव किया है। मैलवेयर वितरित करने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक ऑनलाइन डाउनलोड के माध्यम से होता है, जिसके तहत एक डाउनलोड करने योग्य फाइल मैलवेयर से दूषित हो जाती है, जिसे उपयोगकर्ता फिर डाउनलोड और इंस्टॉल करता है। आप इसे अक्सर P2P, पीयर टू पीयर फाइल साझाकरण कार्यक्रमों जैसे बिटटोरेंट के साथ होस्ट की गई अधिकांश फाइलों में देखेंगे। मैलवेयर अपना नाम दो अन्य शब्दों के संयोजन से प्राप्त करता है, malicious सॉफ्टवेयर, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। इसका उपयोग कई विभिन्न प्रकार के हमलों का वर्णन करने के लिए एक छत्र शब्द के रूप में भी किया जा सकता है, और इसका मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसका उपयोग हमलावर द्वारा लक्ष्य के डेटा तक पहुंच बनाने, उन्हें उनके डेटा से अवरुद्ध करने या उनके कंप्यूटर पर जानकारी बदलने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक कीलॉगर, कुंजी लॉगर एक अन्य प्रकार का दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है, और जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, इसका एकमात्र उद्देश्य उस उपयोगकर्ता की कीस्ट्रोक्स, कुंजी दबाने की क्रिया, को लॉक करना होता है जो संक्रमित हुआ है। यह लक्षित उपयोगकर्ता के लिए पूरी तरह से विनाशकारी है, क्योंकि एक हमलावर उन हर कुंजी को रिकॉर्ड और देख पाएगा जो लक्ष्य अपने होस्ट सिस्टम पर टाइप करता है। इसमें उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड, गूगल खोज, निजी इंस्टेंट मैसेजिंग वार्तालाप और यहां तक कि भुगतान कार्ड डेटा भी शामिल है। यदि किसी हमलावर ने सफलतापूर्वक की लॉगर स्थापित कर लिया है, तो लक्ष्य हमलावर की दया पर निर्भर होता है। इसका कोई अंदाजा नहीं है कि हमलावर आगे क्या कर सकता है। वे अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी, जैसे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लक्ष्य प्रणाली में हैक कर सकते हैं, उनके भुगतान कार्ड डेटा का उपयोग करके पैसे चुरा सकते हैं, या उसी नेटवर्क पर अन्य होस्ट पर हमले करने के लिए उनके होस्ट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको रूटकिट के विचार से भी परिचित होना चाहिए। रूटकिट अत्यंत खतरनाक होते हैं क्योंकि वे हमलावर की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को छिपाने के प्रयास में पृष्ठभूमि प्रक्रियाओं को संपादित करने का काम करते हैं। यह वायरस, कीलॉगर और अन्य दुर्भावनापूर्ण कोड को लक्ष्य प्रणाली पर लंबे समय तक बिना पता लगाए
मौजूद रहने में मदद करेगा। वे उस सॉफ्टवेयर को भी छिपा सकते हैं जिसे अन्यथा सुरक्षा सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाकर क्वारंटाइन कर दिया गया होता। अंतिम लेकिन कम नहीं, कुख्यात ट्रोजन हॉर्स है, जिसे कभी कभी ट्रोजन वायरस या बैकडोर वायरस भी कहा जाता है। वे अत्यंत समस्याग्रस्त होते हैं क्योंकि उन्हें निर्दोष दिखने वाले अनुप्रयोगों में डाला जा सकता है और सही सुरक्षा सॉफ्टवेयर के बिना उनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि इस समय आपके निजी कंप्यूटर की गहराई में भी एक ट्रोजन हॉर्स छिपा हो और उनका उपयोग अक्सर लक्ष्य प्रणाली पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब जब आपको विभिन्न प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कोड की बुनियादी समझ हो गई है जिन्हें हैकर अपना काम करने के लिए नियोजित करते हैं, तो आपको अब तक के कुछ सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस के बारे में पता होना चाहिए। उनमें से कुछ वास्तव में अन्य प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कोड जैसे ट्रोजन हॉर्स हैं, लेकिन लोग अभी भी उन्हें वायरस के रूप में संदर्भित करते हैं। किसी भी विशेषज्ञ हैकर ने इन प्रसिद्ध हमलों के बारे में पहले सुना होगा, इसलिए आपको भी उन्हें जानना चाहिए। साथ ही यदि आपको इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से वितरित होने वाले कोड की खोज करके अपने दम पर इनमें से किसी एक विधि का उपयोग करने की इच्छा होती है जो आपको किसी लक्ष्य प्रणाली पर हमला करने की अनुमति देगा, तो बस यह जान लें कि आप खुद को आपदा के लिए तैयार कर रहे हैं। मजाक की बात यह है कि कुछ हैकिंग नौसिखिए होस्ट पर हमला करने के लिए रूटकिट और की लॉगर खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ एक पेच है। कुछ हैकर वास्तव में उन लोगों का फायदा उठाकर अपना हमला करते हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रमों तक पहुंच चाहते हैं, और अंतिम परिणाम सुंदर नहीं होता है। अंत में नौसिखिए हैकर वास्तव में एक विशेषज्ञ हैकर के वायरस को स्थापित कर सकता है और अनजाने में अपने स्वयं के ऑपरेटिंग सिस्टम को संक्रमित कर सकता है। और नैतिक और कानूनी निहितार्थों के बारे में मत भूलना, इन प्रसिद्ध हमलों के लिए जिम्मेदार कई, यदि सभी नहीं, तो लोगों को गंभीर रूप से दंडित किया गया था। इसलिए घर पर इस प्रकार के वायरस पर शोध और कार्यान्वयन करने का प्रयास न करें। पेन कोड रेड। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, और नहीं, इसका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। जब लोग फिल्मों में हैकिंग के बारे में सोचते हैं तो वे शीर्ष गुप्त सैन्य ठिकानों के बारे में सोचते हैं जिन्हें एक किशोर द्वारा हैक किया जा रहा है और उनके अलर्ट स्तर को कोड रेड तक बढ़ा दिया जा रहा है। मानो या ना मानो, यह अफवाह है कि 2001 में इस वर्म की पहचान करने वाले और नाम रखने वाले 2 इंजीनियर उस समय केवल घृणित चेरी स्वाद वाला सोडा पी रहे थे जब उन्होंने पहली बार इसकी पहचान की थी। यह वर्म बहुत ही गंदा था और इसके लक्ष्य वे सर्वर थे जो वेब सर्वर के लिए माइक्रोसॉफ्ट IIS सॉफ्टवेयर चला रहे थे। यह हमला कोड में पाए गए एक शोषण पर बहुत अधिक निर्भर करता था, जिसने सर्वर को पुराने संस्करण के कोड में बफर ओवरफ्लो मुद्दे के लिए कमजोर छोड़ दिया था। हालांकि ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें पूरी तरह से मेमोरी, रैम या हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे दीर्घकालिक भंडारण के विपरीत अल्पकालिक भंडारण में चलने की क्षमता थी, और चीजें भी बहुत जल्दी हाथ से निकल गईं। एक सिस्टम से समझौता करने के बाद यह अन्य वेब सर्वरों को संक्रमित करने के लिए सैकड़ों प्रतियां बनाने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसने ढेर सारे स्थानीय सर्वर संसाधनों को भी हड़प लिया, जिससे कुछ लक्षित प्रणालियां लगभग अपंग हो गईं। 2 सेसर एक और वर्म है जिसे विंडोज को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ एक पैटर्न देख रहे हैं। ये पहली बार 2004 में प्रकाश में आया था और इसे स्वयं जस्टन नामक एक महान और कुख्यात हैकर द्वारा बनाया गया था, जो नेटस्की नामक एक अन्य प्रसिद्ध वर्म के लिए भी जिम्मेदार था। इस वर्म ने इंटरनेट सुरक्षा सुर्खियां बटोरी। इसका एक कारण यह था कि इसने 10 लाख से अधिक लक्ष्यों को प्रभावित किया था। फिर से इस वर्म ने एक बफर ओवरफ्लो भेद्यता का फायदा उठाया, जिसके कारण लक्षित सिस्टम क्रैश हो गए। इसने आपके कंप्यूटर को रीबूट करना लगभग असंभव बना दिया बिना पावर केबल को हटाए, और इसके कारण कई कंप्यूटर पूरी तरह से क्रैश हो गए। निष्पक्ष होने के लिए अधिकांश लोगों ने इस वर्म को एक गंभीर खतरे के बजाय एक उपद्रव के रूप में देखा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसने बड़े पैमाने पर और व्यापक व्यवधान पैदा किया। इसने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे वाले उपकरणों को भी संक्रमित किया, जिससे नेटवर्क का प्रदर्शन बहुत खराब हो गया। अन्य प्रकार के कीड़ों की तरह इसने खुद को अन्य कंप्यूटरों में फैलाने और गुणा करने के लिए अपने लक्षित कंप्यूटरों का उपयोग किया। लेकिन इस वर्म के साथ सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये थी कि पैच बनने के बाद उपयोगकर्ताओं ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संगठन प्रभावित हुए, जैसे समाचार स्टेशन, परिवहन प्रणालियां, स्वास्थ्य देखभाल संगठन और यहां तक कि कुछ एयरलाइन कंपनियां भी। लेकिन अंतिम परिणाम क्या था? नुकसान सामूहिक रूप से लगभग $18 बिलियन आंका गया। कुख्यात जस्टिन का क्या हुआ, आप पूछते हैं?
सौभाग्य से उसके लिए वह अभी भी युवा था, इसलिए उसे यह देखते हुए हल्की सजा मिली कि उसने कितना नुकसान किया था। वह 21 महीने की निलंबित सजा के साथ समाप्त हुआ। 3 ज्यूस ज्यूस वायरस वास्तव में एक ट्रोजन हॉर्स था जो, अंदाजा लगाइए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज मशीनों को संक्रमित करने के लिए बनाया गया था ताकि उन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सके जिन्हें आपराधिक गतिविधि माना जाता था। आमतौर पर इसका उपयोग की लॉगिंग गतिविधियों और मैन इन द मिडिल हमलों को अंजाम देने के लिए किया जाता था, जो एक हमलावर को पहले वेब ब्राउजिंग जानकारी को छानने की अनुमति देगा इससे पहले कि उसे इच्छित वेब सर्वर पर भेजा जाए। यह अक्सर निर्दोष दिखने वाले अनुप्रयोगों का उपयोग इच्छित लक्ष्यों में परिवहन माध्यम के रूप में करके मेजबानों को संक्रमित करता था, लेकिन हमले में फिशिंग तकनीकों का भी उपयोग किया गया था। 2009 में इसके खोजे जाने के बाद इसने सबसे बड़े बैंकों और निगमों के हजारों व्यक्तिगत फाइल डाउनलोड और एफटीपी खातों को बर्बाद कर दिया था। इनमें अमेज़न, बैंक ऑफ अमेरिका, ओरेकल और यहां तक कि सिस्को भी शामिल थे। इस हमले ने हैकर्स को सोशल मीडिया साइटों, ईमेल खातों और बैंकिंग जानकारी के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड चुराने की भी अनुमति दी। 4 आई लव यू अटैक। आई लव यू हमला हैकर समुदायों में इतना प्रभावशाली और सम्मानित है क्योंकि इसने लगभग $10 बिलियन का अनुमानित नुकसान किया। इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि शोधकर्ताओं का मानना है कि उस समय इंटरनेट से जुड़े हर 10 में से एक कंप्यूटर इस वायरस से संक्रमित था। इंटरनेट के 10% हिस्से को कंप्यूटर वायरस से संक्रमित करना कम से कम कहना तो चौंकाने वाला है। चीजें इतनी भयानक होने लगीं कि दुनिया भर के कुछ बड़े संगठनों और सरकारी एजेंसियों ने संक्रमित होने से बचने के प्रयास में अपनी मेलिंग प्रणालियों को बंद करना शुरू कर दिया। 5 मेलिसा। इस शरारती वायरस का नाम कथित तौर पर एक एक्सोटिक डांसर के नाम पर रखा गया था, जिसे निर्माता डेविड एल स्मिथ एक बार जानता था। माना जाता है कि वायरस की जड़ एक संक्रमित टेक्स्ट दस्तावेज थी जिसे आल्ट सेक्स यूजनेट समूह पर सदस्यता और सदस्यता केवल पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के संग्रह के रूप में अपलोड किया गया था। लेकिन एक बार जब कोई उपयोगकर्ता इस वर्ड दस्तावेज को डाउनलोड कर लेता था तो पूरी तरह से उथल पुथल मच जाती थी और वायरस सक्रिय हो जाता था। शुरू करने के लिए वायरस संक्रमित होस्ट की ईमेल पता पुस्तिका में पहले 50 पतों को देखेगा और उन पतों पर ईमेल भेजना शुरू कर देगा। बदले में ये बड़े उद्यमों और सरकारी निकायों की ईमेल सेवाओं को गंभीर रूप से बाधित करेगा। इसके अलावा वायरस टेलीविजन शो द सिम्पसन्स के संदर्भ जोड़कर दस्तावेजों को भी दूषित कर देगा। हालांकि मूल वर्ड दस्तावेज अंततः स्मिथ तक वापस खोजा गया और वायरस के प्रसार के 1 सप्ताह के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि स्मिथ ने केवल 20 महीने जेल की सजा और $5,000 का जुर्माना भरा। मूल रूप से उसे 10 साल की सजा थी क्योंकि उसने अन्य हैकर्स पर मुखबिरी की और एफबीआई को और अधिक गिरफ्तारियां करने में मदद की। इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया था कि उसके वायरस से हुए नुकसान का कुल योग लगभग $80 मिलियन था। 6 कॉन्फिगर वर्म। कॉन्फिगर वर्म पहली बार 2008 में दिखाई दिया था और यह एक अज्ञात मूल से आता है। यह वर्म विशेष रूप से परेशानी भरा था क्योंकि इसने 9 मिलियन से अधिक विभिन्न होस्ट का एक बॉटनेट एक साथ नेटवर्क वाले संक्रमित कंप्यूटरों का समूह बनाया था, जिसने सरकारी एजेंसियों, बड़े उद्यमों और साधारण व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को समान रूप से नुकसान पहुंचाया। यह वर्म शीर्ष 10 सूची में इसलिए आता है क्योंकि इसने लगभग $9 बिलियन का नुकसान पहुंचाया था। यह पृष्ठभूमि नेटवर्क सेवाओं से निपटने वाली एक अपैच बिना सुधारी गई भेद्यता के कारण विंडोज मशीनों को संक्रमित करने में सक्षम था। किसी होस्ट के वर्म से संक्रमित होने के बाद वर्म विंडोज अपडेट और एंटीवायरस अपडेट तक पहुंच को रोककर कहर बरपाएगा और यह लोगों को लॉग इन करने और वर्म को साफ करने से रोकने के लिए उपयोगकर्ता खातों को लॉक भी कर सकता है। यदि यह पर्याप्त बुरा नहीं था तो वर्म तब दुर्भावनापूर्ण कोड स्थापित करके अपना हमला जारी रखेगा जो लक्षित कंप्यूटर को बॉटनेट का हिस्सा बना देगा और उपयोगकर्ताओं को उनके कंप्यूटर को बंधक बनाकर हमलावर को पैसे भेजने के लिए ठगेगा। माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे पक्ष के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विक्रेताओं ने अंततः इस वर्म का मुकाबला करने और पैच करने के लिए अपडेट जारी किए, लेकिन समाधान पर पहुंचने से पहले इसने भारी मात्रा में नुकसान किया। 7 माइडूम। माइडूम पहली बार 2004 में देखा गया था और यह आई लव यू हमले के बाद से कंप्यूटरों के समूहों को संक्रमित करने वाला सबसे तेज ईमेल वर्म था। इस हमले का निर्माता अभी भी अज्ञात है, लेकिन यह अफवाह है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए निर्माता को बड़ी रकम दी गई थी क्योंकि वायरस में शामिल संदेश में लिखा था, एंडी, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, व्यक्तिगत कुछ नहीं, सॉरी। यह वर्म अविश्वसनीय रूप से चालाक था
क्योंकि इसने एक ईमेल त्रुटि का रूप धारण कर लिया था। उपयोगकर्ता द्वारा समस्या देखने के लिए त्रुटि पर क्लिक करने के बाद वर्म संक्रमित सिस्टम की ईमेल पता पुस्तिका में पाए गए लोगों को अपनी प्रतियां भेज देगा। इसके अलावा यह नेटवर्क में फैलने के लिए संक्रमित होस्ट पर पीयर टू पीयर निर्देशिकाओं में खुद की नकल कर लेगा। यह भी माना जाता है कि वर्म आज भी इंटरनेट पर दुबका हुआ है और इसने लगभग $38 बिलियन का नुकसान किया। 8. स्टक्सनेट इस हमले की कुछ हद तक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर इजरायली रक्षा बल द्वारा बनाया गया था, जहां पिछले कुछ वायरस द्वेष, अवमानना या यह देखने की जिज्ञासा से बनाए गए थे कि एक विपुल हैकर कितना नुकसान कर सकता है। वहीं यह वायरस साइबर युद्ध के उद्देश्य से बनाया गया था। लक्ष्य ईरानियों की परमाणु हथियार बनाने की पहल को विफल करना था और इस वायरस से संक्रमित लगभग 2/3 होस्ट ईरान में स्थित थे। वास्तव में यह अनुमान लगाया गया है कि वायरस ईरान में 20% परमाणु सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाने में सफल रहा था। अधिक विशेष रूप से इस वायरस ने पीएलसी प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर घटकों को लक्षित किया, जो बड़ी मशीनरी और औद्योगिक शक्ति वाले उपकरणों को स्वचालित करने के लिए केंद्रीय है। इसने वास्तव में सीमेंस द्वारा निर्मित उपकरणों को लक्षित किया, लेकिन यदि यह किसी ऐसे होस्ट को संक्रमित करता है जिसके पास सीमेंस उत्पादों तक पहुंच नहीं थी, तो यह होस्ट सिस्टम पर निष्क्रिय अवस्था में दुबका रहेगा। अनिवार्य रूप से यह पीएलसी नियंत्रकों को संक्रमित करेगा और मशीनरी को बहुत तेजी से संचालित करने का कारण बनेगा, जो अंततः मशीनरी को तोड़ देगा। 9. क्रिप्टोलॉकर यह वायरस ट्रोजन हॉर्स का एक और उदाहरण है, जिसने विंडोज मशीनों को संक्रमित किया और लक्ष्य पैसे के बदले लक्षित कंप्यूटरों को फिरौती देना था। यह ट्रोजन बहुत चालाक था क्योंकि इसके पास अन्य कंप्यूटरों में फैलने के कई अलग अलग तरीके थे। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से परेशानी भरा था, क्योंकि किसी होस्ट को संक्रमित करने के बाद यह एक आरएसए कुंजी के साथ हार्ड ड्राइव को एन्क्रिप्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा, जिस तक कंप्यूटर के मालिक की कभी पहुंच नहीं थी। यदि आप चाहते थे कि आपकी फाइलें डीक्रिप्ट अवकूटित हों, तो आपको हमले के आरंभकर्ताओं को प्रीपेड तरीकों या बिटकॉइन के साथ पैसे देने होंगे। बहुत से लोग अपने कंप्यूटर से ट्रोजन को हटाने में सफल रहे, लेकिन फिर भी उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनकी हार्ड ड्राइव पर फाइलें अभी भी दुर्गम थीं, क्योंकि उन्हें कुंजी के बिना डीक्रिप्ट नहीं किया जा सकता था। सौभाग्य से हमले का नेता एवगेनी बोगाचेव पकड़ा गया और लक्ष्यों की हार्ड ड्राइव को एन्क्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजियां जनता को जारी कर दी गईं। जाहिर है, यह हमला फिरौती से $3 मिलियन जुटाने में सफल रहा और इसने लगभग 5 लाख लक्ष्यों को संक्रमित किया। 10. फ्लैशबैक मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब एप्पल के समर्थक पीसी उपयोगकर्ताओं से दावा करते हैं कि उनके कंप्यूटर विंडोज मशीनों से बेहतर हैं, क्योंकि उनका कोड अचूक है और मैक पर वायरस होने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि यह सच है कि विंडोज मशीनें वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, मैक भी पूर्ण नहीं है। ऐसा ही मामला फ्लैशबैक ट्रोजन का था, जो पहली बार 2011 में देखा गया था। इस ट्रोजन ने होस्ट ब्राउजर में दोषपूर्ण जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करने के लिए संक्रमित वेबसाइटों का उपयोग किया और इसने संक्रमित मैक होस्ट को बॉटनेट का हिस्सा बना दिया। मानो या न मानो, इस ट्रोजन ने 600,000 से अधिक मैक कंप्यूटरों को संक्रमित कर दिया था और उनमें से कुछ एप्पल एचक्यू में भी थे। साथ ही हालांकि इस ट्रोजन के लिए कई चेतावनियां और समाधान बनाए गए हैं, फिर भी कई लोग मानते हैं कि यह अभी भी इंटरनेट की गहराई में दुबका हुआ है और हजारों मैक अभी भी प्रभावित हैं। सारांश में, वायरस, मैलवेयर और ट्रोजन हॉर्स हैकिंग का केवल एक पहलू है। सच्चाई यह है कि ये वायरस विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए थे, जिनके पास कई सुरक्षा विशेषज्ञों की तुलना में कंप्यूटिंग सिस्टम का गहरा ज्ञान था। इन हमलों को अंजाम देने वाले सभी लोग विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर डेवलपर और कोडर थे। यदि आपको लगता है कि आप इस प्रकार के हैकर्स की तरह कुख्यात बनना चाहते हैं, तो आपको एक विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की आवश्यकता होगी। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इस खंड ने केवल व्यापक पैमाने पर विनाश और महंगी क्षति पहुंचाने की इनमें से कुछ हमलों की क्षमता के लिए आपकी आंखें खोलीं। फिर से कृपया समझें कि इस गाइड का उद्देश्य आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना सिखाना नहीं है जो अन्य लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए, बड़े पैमाने पर करोड़ों डॉलर का नुकसान करे और आपको जेल की सजा और भारी जुर्माने जैसे भारी परिणामों के साथ छोड़ दें। हालांकि एक व्हाइट हैट हैकर के रूप में आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के हमले मौजूद हैं, ताकि आपके पास एक बुनियादी हैकिंग शब्दावली और कुछ आधारभूत ज्ञान हो। मैं हालांकि आपको दिखाऊंगा कि विभिन्न पासवर्ड कैसे क्रैक करें, नेटवर्क टोपोलॉजी का मानचित्रण कैसे करें, कमजोरियों का फायदा कैसे उठाएं और सुरक्षा दोषों के लिए लक्ष्यों को स्कैन कैसे करें।
इस प्रकार के उदाहरणों में हम वैश्विक इंटरनेट पर महामारी छोड़ने की कोशिश करने के बजाय एक एकल लक्ष्य होस्ट या नेटवर्क में हैक करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि यह सब अच्छे समय में होगा, क्योंकि पहले आपको इंटरनेट पर छिपे विभिन्न प्रकार के हैकरों, इस पुस्तक के ज्ञान के आपके उपयोग के संबंध में नैतिक विचार और आपके कार्यों के परिणामों के बारे में समझने की आवश्यकता है। यदि आप इस जानकारी का दुरुपयोग करते हैं और रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। अध्याय 5, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। ओएसआई मॉडल और नेटवर्किंग शब्दावली को समझना। यदि आपके पास नेटवर्किंग अवधारणाओं का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, तो ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। हम एक साथ जिन डेमो को चलाएंगे उनमें से लगभग हर एक ओएसआई मॉडल पर भारी रूप से आधारित है, और नेटवर्क सुरक्षा पेशेवर अक्सर इस मॉडल के विभिन्न घटकों से संबंधित शब्दावली और शब्दजाल का उपयोग करते हैं। साथ ही यह आपको व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करेगा यदि आप समझते हैं कि विभिन्न हमले ओएसआई मॉडल के किस स्तर को लक्षित करते हैं, और आईपी पतों और पोर्ट को समझने के लिए यह ज्ञान मौलिक है, जिसे हम इस अध्याय में बाद में कवर करेंगे। शुरू करने के लिए समझें कि ओएसआई मॉडल में 7 अलग अलग परतें होती हैं। 1. एप्लीकेशन। एक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो डेटा बनाता है, जैसे ईमेल या इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम। 2. प्रेजेंटेशन, डेटा एनकोडिंग की विधि, जैसे SCII टेक्स्ट। 3. सत्र, TCP पोर्ट, FTP, POP, HTTP, HTTPS आदि। 4. ट्रांसपोर्ट, TCP या UDP कनेक्शन, अन्य के अलावा। 5. नेटवर्क, IP पते और पैकेट। 6. डेटा लिंक, मैक पते और फ्रेम। 7. फिजिकल, केबल पर प्रेषित 1 और 0 बिट्स। नोट: यदि आप ऊपर वर्णित कुछ शब्दावली को नहीं समझते हैं तो गहरी सांस लें और आराम करें, हम बाद में उस पर ध्यान देंगे। मुझे एहसास है कि यह सूची अजीब लग सकती है क्योंकि यह नंबर 7 से शुरू होती है, लेकिन मॉडल की पहली परत को हमेशा नीचे दर्शाया जाता है क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त परत डेटा को एनकैप्सुलेट और ट्रांसमिट करने के लिए अपने अधीनस्थ परत पर निर्भर होती है। आप प्रत्येक परत के पहले अक्षर को प्लीज डू नॉट थ्रो, सॉसेज पिज्जा अवे मुहावरे के साथ याद कर सकते हैं। हम इस मॉडल के बारीक बिंदुओं के बारे में विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि हैकिंग के दृष्टिकोण से हम वास्तव में मुख्य रूप से परत 2, 3, 4 और 5 से संबंधित होंगे, लेकिन आपको ओएसआई मॉडल की उच्च स्तरीय समझ की आवश्यकता है। 2 दूरस्थ प्रणालियों के बीच डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा के लिए प्रत्येक परत का अपना विशिष्ट कार्य होता है। जैसे ही एक डिवाइस पर डेटा, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन में टेक्स्ट उत्पन्न होता है, यह ओएसआई मॉडल के शीर्ष पर एप्लीकेशन लेयर में शुरू होता है और केबल पर 0 और 1 बनने तक प्रत्येक अधीनस्थ परत के माध्यम से नीचे धकेल दिया जाता है। भौतिक परत, ट्रांसमिशन के लिए डेटा को एनकैप्सुलेट करने के बाद इसे आगे एनकैप्सुलेशन के लिए अगली परत पर भेजने से पहले प्रत्येक परत, यह प्रक्रिया रूसी नेस्टिंग डॉल की तरह ही काम करती है। एक बार जब डेटा भौतिक परत पर पहुंच जाता है तो इसे केबल माध्यम पर बाइनरी बिट्स के रूप में प्रेषित किया जाता है। फिर प्राप्त करने वाला होस्ट रिवर्स प्रक्रिया का उपयोग करके प्रत्येक परत से एनकैप्सुलेटेड डेटा को अनपैक करता है। यह मॉडल डेटा ट्रांसमिशन को समझने के लिए मौलिक है, लेकिन यह हैकिंग के लिए कौशल सेट बनाने में आपकी मदद कैसे करेगा? सबसे पहले, यदि आप विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल और TCP/IP पोर्ट के बारे में सीखने की उम्मीद करते हैं तो इस मॉडल को समझना आवश्यक है। साथ ही किसी डिवाइस या प्रोटोकॉल के कार्य और ओएसआई मॉडल की किस परत से संबंधित है, इसके बारे में अक्सर शब्दावली फेंकी जाती है। उदाहरण के लिए, मैक पते लेयर 2 एड्रेस हैं जबकि IP पते लेयर 3 एड्रेस हैं, और पोर्ट, जिनके बारे में मुझे यकीन है कि आपने पहले सुना होगा, लेयर 5 से संबंधित हैं। हम इन सभी अवधारणाओं पर शीघ्र ही ध्यान देंगे, लेकिन पहले आपको IP पतों के बारे में जानना होगा ताकि जब आप हैकिंग कर रहे हों तो आप विभिन्न होस्टों की पहचान कर सकें। IP एड्रेसिंग आवश्यक बातें। इस पुस्तक में हम जिन मूलभूत अवधारणाओं पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से IP एड्रेसिंग अब तक सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन IP एड्रेस क्या है? खैर, एक IP एड्रेस एक नंबर होता है जो एक अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो कंप्यूटरों को उनके नेटवर्क से जुड़े होस्टों के बीच अंतर करने में मदद करता है। इस अवधारणा का वर्णन करने के लिए सबसे आम सादृश्य डाक प्रणाली का है। यदि आप किसी को पत्र भेजना चाहते हैं, उन्हें डेटा भेजना चाहते हैं, तो आपको अपना संदेश भेजे जाने से पहले उनके घर का पता, IP एड्रेस जानना होगा। चाहे आप इसे जानते हो या नहीं, आपने निस्संदेह पहले ही IP पते देखे होंगे। उनमें 0 से 255 तक की 4 संख्याएं होती हैं जिन्हें निम्नलिखित
उदाहरण की तरह अवधियों द्वारा अलग किया जाता है। 192 on 168.1.1। ये भी समझें कि एक आईपी एड्रेस 32 बिट लंबा होता है। हम बाइनरी गणित में नहीं खुदाई करेंगे क्योंकि यह इस पुस्तक में बाद में हमारे नेटवर्क पेनिट्रेशन उदाहरणों के लिए ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन यह जान लें कि एड्रेस में अवधि से अलग की गई प्रत्येक संख्या को ऑक्टेट कहा जाता है। इसे यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि 4 संख्याओं में से प्रत्येक 8 बिट 1 बाइट लंबी होती है। हालांकि इस आईपी एड्रेस में सबनेट मास्क नामक किसी चीज का अभाव है, इसलिए हम नहीं जानते कि यह किस नेटवर्क से संबंधित है। सबसे पहले 255.0.0.0 जिसे /8 भी कहते हैं। इसका मतलब है कि पहले 8 बिट यानी पहला ऑक्टेट नेटवर्क भाग को परिभाषित करता है। दूसरा है 255.255.0.0 जिसे /16 कहा जाता है। इसमें पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क भाग को निर्धारित करते हैं। तीसरा है 255.255.255.0 यानी /24। इसमें पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क भाग को दर्शाते हैं। और चौथा है 255.255.255.255 यानी /32। यह किसी पूरे नेटवर्क को नहीं बल्कि केवल एक होस्ट एड्रेस को दर्शाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबनेट मास्क 2 तरीकों से लिखे जा सकते हैं, जैसे 255.0.0.0 को /8 भी लिखा जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, आईपी एड्रेस के पहले 8 बिट नेटवर्क भाग हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि ये उदाहरण 8 के गुणकों में हैं, 8, 16, 24, 32। ऐसा इसलिए ताकि समझना आसान हो। असल में इससे भी जटिल सबनेट मास्क होते हैं, जैसे /17, /21 या /30, लेकिन उन्हें समझने के लिए बाइनरी गणित की जरूरत होती है। घरेलू नेटवर्क में सबसे आम सबनेट मास्क है /24। संभव है कि आपका होम राउटर भी यही उपयोग कर रहा हो। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 और सबनेट मास्क है 255.255.255.0। जब यह सबनेट मास्क आईपी एड्रेस पर लागू होता है तो पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क को परिभाषित करते हैं। इसका मतलब नेटवर्क है 192.168.1.0/24 और अंतिम ऑक्टेट होस्ट भाग है। इस उदाहरण में होस्ट नंबर है 1। अब ध्यान दें, हर ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक हो सकता है, लेकिन इस नेटवर्क में 0 और 255 विशेष एड्रेस होते हैं। नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.0 और ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 192.168.1.255। इन दोनों को किसी होस्ट को नहीं दिया जा सकता, इसलिए इस नेटवर्क में उपयोग करने योग्य आईपी एड्रेस होते हैं 192.168.1.2 से लेकर 192.168.1.254 तक। यदि 192.168.1.1 वाला होस्ट 192.168.1.2 को डेटा भेजता है, तो वे दोनों एक ही लोकल नेटवर्क यानी लैन पर संचार कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं मैक एड्रेस की। मैक का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये लेयर 2 एड्रेस होता है और हर नेटवर्क कार्ड पर यूनिक होता है। ये कुल 48 बिट लंबा होता है और 12 हेक्साडेसिमल अंकों से बना होता है। उदाहरण के लिए B8, EE, 65, 25, 7E, A6। पहले 6 अंक निर्माता की पहचान बताते हैं, जिसे OUI कहा जाता है। अंतिम 6 अंक उस डिवाइस की यूनिक पहचान होते हैं। क्योंकि यह मैक एड्रेस लेयर 2 पर काम करता है, इसे इंटरनेट पर रूट नहीं किया जा सकता। यह केवल एक ही लैन के अंदर काम करता है। अब समझते हैं ARP। ARP का मतलब है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये लेयर 2 और लेयर 3 एड्रेस को जोड़ने का काम करता है। जब कोई कंप्यूटर डेटा भेजना चाहता है तो वह पहले यह जांचता है कि गंतव्य उसी सबनेट पर है या नहीं। अगर नहीं है तो डेटा डिफॉल्ट गेटवे को भेजा जाता है, और अगर है तो वह सीधे उस डिवाइस के मैक एड्रेस पर डेटा भेज देता है। विंडोज कंप्यूटर में आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर ARP-1 कमांड से ARP कैश देख सकते हैं। ARP आधुनिक नेटवर्क का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी प्रोटोकॉल में छेड़छाड़ करके कुछ हमले भी किए जाते हैं, इसलिए इसकी बुनियादी समझ होना जरूरी है। अब बात करते हैं पोर्ट और फायरवॉल की। पोर्ट, जिन्हें कभी कभी सॉकेट भी कहा जाता है, नेटवर्किंग की उन मूलभूत अवधारणाओं में से एक है जिन्हें शुरुआत में समझना थोड़ा कठिन लगता है। सरल शब्दों में, पोर्ट संख्यात्मक मान होते हैं जो TCP और IP प्रोटोकॉल सूट का हिस्सा हैं। इनका काम है नेटवर्क ट्रैफिक को पहचान देना, यानी टैग करना। जब ट्रैफिक को टैग किया जाता है
तो फायरवॉल जैसे उपकरण यह तय कर सकते हैं कि किस प्रकार के डेटा को अनुमति देनी है और किसे रोकना है। दुनिया में हजारों पोर्ट मौजूद हैं। हर पोर्ट किसी न किसी विशेष प्रकार के ट्रैफिक या एप्लीकेशन से जुड़ा होता है, लेकिन शुरुआती स्तर पर आपको केवल कुछ प्रसिद्ध पोर्ट के बारे में जानना जरूरी है। आइए कुछ सामान्य पोर्ट को समझते हैं। पोर्ट 80 HTTP यानी वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट 20 और 21 FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग दूरस्थ रूप से फाइल डाउनलोड या अपलोड करने के लिए होता है। पोर्ट 443 HTTPS यह एनक्रिप्टेड वेब ट्रैफिक के लिए उपयोग होता है। पोर्ट 22 SSH सिक्योर शेल, जो दूर से कमांड लाइन एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोर्ट 53 DNS डोमेन नेम सिस्टम, जो वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस से जोड़ता है। पोर्ट 547 DHCP सर्वर, यह डिवाइसों को स्वचालित रूप से IP एड्रेस प्रदान करता है। ध्यान दें, हर नेटवर्क प्रोटोकॉल का अपना एक विशिष्ट पोर्ट नंबर होता है। यदि कोई पोर्ट खुला है तो इसका अर्थ है कि सिस्टम उस प्रकार के ट्रैफिक को स्वीकार कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सर्वर पर पोर्ट 80 या 443 खुला है तो क्लाइंट ब्राउज़र उस सर्वर से वेब पेज डाउनलोड कर सकता है। यदि आप किसी विशेष सेवा को रोकना चाहते हैं तो आप संबंधित पोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। अब आते हैं फायरवॉल पर। फायरवॉल शब्द आपने फिल्मों में जरूर सुना होगा, लेकिन तकनीकी रूप से फायरवॉल का मुख्य कार्य है नेटवर्क ट्रैफिक को अनुमति देना या अस्वीकार करना। घरेलू नेटवर्क में फायरवॉल एक गेटकीपर की तरह काम करता है। नेटवर्क में आने या जाने वाला हर डेटा पहले उसी से गुजरता है। यदि कोई हैकर किसी विशेष पोर्ट पर कनेक्शन बनाने की कोशिश करे तो फायरवॉल उसे रोक सकता है। दो प्रकार के फायरवॉल होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल जैसे आपका राउटर, और सॉफ्टवेयर फायरवॉल जैसे विंडोज फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपके कंप्यूटर पर चलकर यह नियंत्रित करता है कि कौन सा प्रोग्राम किस पोर्ट के माध्यम से संचार कर सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स की बात करते हैं। विंडोज कंप्यूटर पर कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए विंडोज कुंजी दबाएं और CMD टाइप करें। अपना IP एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे देखने के लिए कमांड टाइप करें ipconfig। अपना MAC एड्रेस देखने के लिए टाइप करें ipconfig/on। यदि आप मैक या लिनक्स का उपयोग कर रहे हैं तो कमांड है ifconfig। ये कमांड नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा में अक्सर उपयोग किए जाते हैं। संक्षेप में, हम इन विषयों में और गहराई तक जा सकते थे। वास्तव में IP एड्रेस, MAC एड्रेस, पोर्ट और फायरवॉल जैसे विषयों पर पूरी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन अभी आपका लक्ष्य है इन अवधारणाओं की कार्यसाधक समझ विकसित करना। जब आप इन बुनियादी बातों को समझ लेते हैं तो आप नेटवर्किंग और सुरक्षा के अधिक उन्नत विषयों की ओर बढ़ सकते हैं, और यही एक मजबूत नींव की शुरुआत है।